हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे क्षितिज बैच में आईआईटी जैम 2023। मैं हूं डॉक्टर आशीष और आज हम जो शुरू करने वाले हैं टॉपिक वो रहेगा जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स का जो सबसे पहले जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं दैट इज जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और इस टॉपिक के अंदर भी हम जो सब टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं जेनेटिक्स के अंदर वो सब टॉपिक्स रहने वाले हैं आपके। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। जेनेटिक्स के जो भी टर्म्स यूज हो रही हैं जेनेटिक्स के अंदर उन टर्म्स के बारे में स्टडी करेंगे। मेंडेलियन प्रिंसिपल्स देखेंगे कि मेंडल ने जो जो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे जेनेटिक्स में, इसलिए उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट उन्होंने परफॉर्म किए थे। उसके बाद हम आएंगे मेंडेलियन प्रिंसिपल के बाद कुछ ये चीजें हैं जीन इंट्रक्शन की, इनकम्प्लीट एंड कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलील्स, जीन इंट्रक्शंस। ये सारी चीजें हम आज के इस लेक्चर में देखने वाले हैं, तो आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। जेनेटिक्स का इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि जेनेटिक्स होता क्या है। तो सबसे पहले आ जाता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम क्या देखेंगे कि व्हाट इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में जेनेटिक्स पढ़ने से पहले हम लोग दो टर्म्स पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं हेरिडिटी एंड वेरिएशन। टर्म्स दो हैं और ये टर्म्स क्या है? ये टर्म्स है सबसे पहले हेरिडिटी। एक टर्म है हेरिडिटी और दूसरी टर्म है क्या? वेरिएशंस। हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। तो ये दोनों टर्म्स जो है, हेरिडिटी क्या होती है? जैसे आप लोग मान के चलो कि पेरेंट्स जो है वो कुछ कैरेक्टर्स जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर कर रहे हैं। क्या होता है? एक सेट होता है क्रोमोसोम का, एक सेट पूरे का पूरा। अगर हम बात करें ह्यूमंस की, ह्यूमंस से ही हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, टोटल पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 46। तो 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और उसमें भी क्या होता है 44 प्लस, देखो उसमें भी क्या होता है मेल और फीमेल का अलग अलग होता है क्रोमोसोम्स। ऑटोसोम्स अलग होता है, एलोसोम्स अलग होता है। 22 ये तो गैमेट के ऊपर आ गए हम, गैमेट की तरफ। गैमेट की बात नहीं करना है। सबसे पहले देखो 44 प्लस एक्स वाई, ये कॉम्बिनेशन होता है मेल का। एंड 44 प्लस एक्स एक्स, ये कॉम्बिनेशन होता है किसका? फीमेल का। तो ये हो गया फीमेल और ये क्या हो गया? ये हो गया मेल। अब यहां से क्या होता है, यहां से गैमेट बनते हैं। तो मेल जो है वो दो तरह के स्पर्म्स की फॉर्मेशन कर सकता है, जिसमें क्या होता है 22 प्लस एक्स या फिर 22 प्लस वाई। या तो ये क्रोमोसोम होगा या फिर, सॉरी क्रोमोसोम नहीं, या तो ये स्पर्म होगा या फिर ये स्पर्म होगा। और फीमेल जो है वो फीमेल एक ही तरह के ये गैमिट प्रोड्यूस करती है जिसमें केवल 22 ऑटोसोम के साथ एक सेक्स क्रोमोसोम होता है जिसको बोला जाता है एक्स क्रोमोसोम। ये इसके साथ फ्यूज कर सकता है और ये भी फ्यूज कर सकता है। डिपेंड करता है कि कौन सा गैमेट ने जाके फ्यूज किया, कौन से स्पर्म ने जाके एग को फ्यूज किया। तो हमने यहां क्या देखा कि कुछ क्रोमोसोम का सेट, क्रोमोसोम का सेट, ठीक है, क्रोमोसोम का एक सेट आया यहां से और क्रोमोसोम का एक सेट आया कहां से? यहां से। एक सेट आया यहां से और एक सेट आया यहां से। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे? जैसे अगर मान के चले हम कि ये जो स्पर्म है, ये वाला स्पर्म जिसके अंदर एक्स क्रोमोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम, अगर इसने इसको फ्यूज किया तो मान के ये देखो, ये मैं एरो बना दे रहा हूं। अगर ये फ्यूजन हुआ तो क्या होगा 44 प्लस एक्स एंड एक्स। इसका मतलब क्या आया? एक सेट आया फ्रॉम मेल
और एक सेट आया फ्रॉम फीमेल, एक सेट फ्रॉम फीमेल और एक सेट आया मेल से। और ये सेट क्या है? ये सेट है क्रोमोसोम्स का। ये क्या है? सेट क्रोमोसोम्स का। क्रोमोसोम्स का सेट एक मेल से आया और एक फीमेल से आया, एक सेट यहां से एक सेट यहां से। तो ये क्या है? हमने एक सेट ऑफ क्रोमोसोम था वो ट्रांसफर कर दिया। हमने ट्रांसफर नहीं किया, वो ट्रांसफर होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एक सेट यहां से आया, एक सेट यहां से आया। और इन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स में क्या है? इनमें जो 44 हैं उनको बोला जाता है ऑटोसोम्स, उनको ऑटोसोम्स बोला जाता है। प्लस दो यहां पे क्या होते हैं? दो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। दो क्या होते हैं? दो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, जो कि मेल्स के अंदर सेक्स को डिफाइन करते हैं कि जो यंग वन होगा वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। तो ये दो सेक्स क्रोमोसोम और ये ऑटोसोम्स। और इन ऑटोसोम्स में क्या होता है? इन ऑटोसोम्स में देखो क्या होता है। और ये ऑटोसोम्स क्या होते हैं? हमारे पास एक सेल है, आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। हमारे पास ये एक है सेल, सेल के अंदर है क्या? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूक्लियस के अंदर है जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लियस के अंदर है जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल हमारे अंदर क्या होता है? डीएनए होता है। तो जब गैमीट की फॉर्मेशन होती है तो ये जो क्रोमोसोम्स होता है या जो डीएनए होता है ये कंडेंस हो जाता है किसमें? क्रोमोसोम्स के अंदर। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं? अंदर से ये वाला जो है इसको हम थोड़ा मैग्नीफाई करके दिखा रहे हैं, थोड़ा बड़ा करके दिखा रहे हैं कि न्यूक्लियस के अंदर क्या हो रहा है। मान लो एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम ये है और एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम अपने पास क्या है? एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम अपने पास, एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम ये है। एक ये हो गया और एक ये हो गया। मैं बता रहा हूं गैमिट फॉर्मेशन के टाइम पे कैसे क्या हो रहा है, लेकिन जेनेटिक्स को पढ़ने से पहले आपको ये चीजें जो है वो डेफिनेटली पता होनी चाहिए। तो एक बार अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सारी चीजें हम देख लेते हैं। तो ये आ गए मेटाफेजिक क्रोमोसोम्स। ये क्या आ गए? ये मेटाफेज के टाइम पे जो मेटाफेज प्लेट के ऊपर जो क्रोमोसोम्स अलाइन होते हैं ये आ गए वो क्रोमोसोम्स। ठीक है। और ये क्रोमोसोम क्या होंगे? ये क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेग्रीगेट होंगे। यहां पे क्या हुआ? डिवीजन हुआ, डिवीजन हुआ। यहां गैमिट की फॉर्मेशन हम बता रहे हैं। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले मियोसिस 1 होगा, फिर मियोसिस 2 होगा। अब क्या हुआ यहां पे? यहां पे ये देखो, एक सेल ऐसी होगी जिसके अंदर एक क्रोमोसोम ये होगा, कौन सा वाला? एक क्रोमोसोम ये होगा। और दूसरी सेल भी ऐसी ही होगी जिसमें एक क्रोमोसोम ये वाला होगा और एक सेल ऐसी होगी जिसमें एक क्रोमोसोम ये दूसरे वाला होगा। सपोज करो कि इसको मैं क्रोमोसोम ए बोलता हूं और इसको क्रोमोसोम बी बोलता हूं, ए एंड बी। ठीक है। ये आ गए इसके अंदर एक सेल के अंदर और ये हो गया। ठीक है, ये आ गए। अब यहां से क्या होगा? यहां से दो दो सेल्स और बनेंगी, एक ये एक ये एक ये और एक ये। अब इनमें क्या होगा? इनमें ये होगा कि ये यहां से और ये यहां से जो क्रोमेटिड्स हैं वो इसमें आ जाएंगी और ये इसमें आ जाएंगी यहां से। और दूसरा सेट जो है वो ये दूसरा सेट आ गया किसका? क्रोमोसोम का। तो ये जो सिंगल सिंगल है दीज आर द क्रोमेटिड्स, दीज आर द क्रोमोसोम्स। यहां मियोसिस हो गई सेकंड। इसके बहुत ज्यादा डिटेल्स में हम नहीं जा रहे हैं। तो ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि क्योंकि इन क्रोमोसोम्स के ऊपर कुछ रीजन्स होते हैं। क्या होते हैं? इन क्रोमोसोम्स के ऊपर कुछ रीजन्स होते हैं
और इन रीजन्स को बोलते हैं क्या? जीन्स। इन रीजन्स को क्या बोलते हैं? जीन्स। और ये जीन्स के कुछ अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं और उन अल्टरनेटिव फॉर्म्स को बोलते हैं क्या? एलील्स। उन अल्टरनेटिव फॉर्म्स को क्या बोलते हैं? एलील्स। तो हम ये जीन्स और एलील्स को और ज्यादा क्लियर करेंगे अभी आने वाली कुछ टर्म्स के अंदर। तो ये क्या हुआ यहां पे, जो मान लो ये सेल है और ये स्पर्मेटोजेनिक, ये स्पर्मेटोगोनियम है मान के चलो, ठीक है। स्पर्म मदर सेल, इसको स्पर्म मदर सेल मान के चल सकते हैं हम, स्पर्म मदर सेल, स्पर्म मदर सेल। तो इसने क्या बना दिया? ये बना दिए गैमेट्स। मैं गैमेट की फॉर्मेशन की बात देख रहा हूं, आप जर्नल बोल सकते हो कि गैमेट सेल है। ये गैमेट की जो सेल है वो जो गैमेट बनाएगी। तो यहां नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स जो थे वो थे 2n, और यहां भी क्या थे? 2n। अब ये क्या हो गए? अब ये हो गए n और n, ठीक है। अब ये क्या हो गए? n और n। क्रोमोजोम्स का नंबर आधा हो गया यहां पे गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे। तो मैंने ये, मेरा ये बताने का जो रीजन था वो ये रीजन था कि इन क्रोमोजोम्स के अंदर इंफॉर्मेशन छुपी होती है इन द फॉर्म्स ऑफ जीन, और इन जीन्स की कुछ अल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? एलील्स। तो ये दो टर्म्स हैं, हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। तो सबसे पहले देखो हेरिडिटी क्या होती है, कि अगर पेरेंट्स से कुछ कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द यंग वन इज नोन एज हेरिडिटी। ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, इसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हेरिडिटी। इसके लिए एक और टर्म भी होती है, इसको इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। अब आते हैं वेरिएशंस के ऊपर। अब क्या आते हैं? वेरिएशंस के ऊपर। मान के चलो आप हो, आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स है, उनके जो हेयर का कलर है वो है ब्लैक, और आपके हेयर का कलर है ब्लैक। आपका एक भाई है और एक बहन है, बहन के हेयर का कलर भी क्या है? ब्लैक, और आपका जो भाई है छोटा, उसके हेयर का कलर क्या हुआ? ब्राउन हो गया। उसके हेयर का कलर कैसा हो गया? ब्राउन हो गया। या फिर हम आई कलर की बात करें, आंखों के कलर की बात करें, तो आपके घर में सबका आई कलर जो है वो क्या है? ब्लैक है, लेकिन एक इंडिविजुअल का आई कलर जो है वो ब्राउन हो गया। तो हम ये बोलेंगे कि उसके अंदर, जिसके अंदर आई कलर ब्राउन है, हम बोलेंगे कि उसके अंदर क्या है? वेरिएशन। मतलब उसमें क्या है? डिफरेंस है। किससे? पेरेंट्स से भी, और जो ऑफस्प्रिंग है उनके बीच में भी आपस में क्या है? डिफरेंस। तो वेरिएशंस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? वेरिएशंस को हम डिफाइन कर सकते हैं द डिफरेंसेस। और ये डिफरेंसेस किसके हैं? ट्रेट्स के। द डिफरेंसेस बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स एंड अमंग द ऑफस्प्रिंग। द डिफरेंसेज ऑफ करेक्टर, ठीक है। इसमें एक चीज और ऐड कर देते हैं हम, द डिफरेंसेज ऑफ करेक्टर्स, द डिफरेंसेज ऑफ करेक्टर बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग, बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग एंड बिटवीन देमसेल्फ। बिटवीन देमसेल्फ का मतलब ऑफस्प्रिंग के बीच में भी अगर आपस में डिफरेंस है, अगर मान के चलो ऑफस्प्रिंग के बीच में भी आपस में डिफरेंस है, तो उसको भी क्या बोलेंगे? उसको भी बोलेंगे हम क्या? वेरिएशंस। कि उनमें क्या है? वेरिएशंस है। अब आते हैं सब जेनेटिक्स के ऊपर, कि जेनेटिक्स क्या होती है? जेनेटिक्स क्या होती है? क्योंकि हमने हेरिडिटी एंड वेरिएशंस देखा,
वो इसलिए पहले देखा क्योंकि जेनेटिक्स जो है, जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। जेनेटिक्स जो है वो किसकी स्टडी है? जो हमने पीछे दो टर्म्स जो जिसको डिस्कस किया है उसकी स्टडी होती है। तो जेनेटिक्स को हम सिंपली क्या बोल सकते हैं? द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस एंड द एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड द environmental factors which affect these, किसको? heredity and variations, and the environmental factors which affect heredity and variations which affect these, हम यहां लिख देंगे these। और these की मैं बात कर रहा हूं किसकी? इनकी, इसकी और इसकी। ये होता है क्या? जेनेटिक्स। द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन एंड द एनवायरमेंटल फैक्टर विच अफेक्ट दीज हेरिडिटी एंड वेरिएशन, इसको क्या बोलेंगे? जेनेटिक्स। जो टर्म थी जेनेटिक्स सबसे पहले जो थी वो विलियम बैटेसन ने दी थी। द टर्म वाज कॉइन्ड बाय विलियम बैटेसन। इन्होंने जो जेनेटिक्स टर्म जो थी वो सबसे पहले किसने दी थी? वो दी थी विलियम बैटेसन ने। और ग्रेगर जोहन मेंडल जो है, जो जिनकी हम बात करते हैं जेनेटिक्स में, उनको बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, इनको बोला जाता है ग्रेगर जोहन मेंडल को। ठीक है, ग्रेगर जोहन मेंडल जो है इनको बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। उनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। उनको बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब हम बात करते हैं कुछ टर्म्स की, जैसे कि एलील्स। हम पहले बात कर रहे थे ना, हम पहले बात कर रहे थे किसकी? एलील्स की, कि एलील्स क्या होते हैं। अब यहां समझो, मेंडल का ही एक्सपेरिमेंट में बता रहा हूं, जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था उसी के बेसिस पे मैं आपको समझा रहा हूं कि एलील्स क्या होते हैं। मान लो ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, ये हो गया एक क्रोमोसोम, और ये इसका होमोलोगस क्रोमोसोम है। ये एक क्रोमोसोम है और इसका क्या है? एक होमोलोगस क्रोमोसोम है। और ये क्या है? ये है जीन। ये क्या है? ये है जीन। और किसका? जीन फॉर द हाइट। ये हाइट का क्या है? जीन है ये हाइट का क्या है? जीन है ये। तो हाइट क्या है? हाइट जो है वो है करेक्टर। हाइट है यहां पे, वो क्या है? कैरेक्टर है। हम इसी में ही समझेंगे, हाइट जो है वो कैरेक्टर है। और अगर इसको डिनोट कर दिया जाए, इस जीन को कैपिटल टी से और इस जीन को स्मॉल टी से, और कैपिटल टी जो है वो कोड कर रहा है टोल हाइट, और ये जो है ये देता है क्या? ड्वार्फ। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फनेस एंड इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टॉलनेस। तो ये क्या है? ये जीन के अलग अलग फॉर्म है। ये जीन के क्या है? अलग अलग फॉर्म। एक कोड क्या कर रहा है? एक जो है वो टाल हाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, दूसरा जो है वो डॉर्फ हाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो एलील को हम ये बोल सकते हैं, द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन आर नोन एज एलील्स सिंपली। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन are known as
आर नोन एज एलील्स, उनको क्या बोलते हैं? एलील्स। और फॉर एग्जाम्पल हम इसमें एग्जाम्पल भी रख देते हैं, जैसे कि टी एंड टी आर द एलील्स। ठीक है, वो क्या है? वो है एलील्स। टी एंड टी जो है वो क्या है? एलील्स। और कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर है हाइट। और ट्रेट क्या होगा? ट्रेट होगा टॉल एंड ड्वार्फ। ट्रेट अलग होता है, कैरेक्टर और ट्रेट को काफी बार हम लोग सेम मान लेते हैं, लेकिन थोड़ा हम डिफरेंस भी उसमें क्रिएट कर सकते हैं कैरेक्टर एंड ट्रेट के अंदर। तो हाइट क्या है? कैरेक्टर है। कैपिटल टी जो है वो एक जीन के ऊपर एक एलील है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन। ये वाला जो हिस्सा है, ये जो मैंने एक हिस्सा जिसको पॉइंट आउट किया है, ये क्या है? ये है जीन। और ये कोड करता है हाइट को। और मान के चलो अगर इस हाइट वाले जीन की अलग अलग फॉर्म्स हैं तो इनको बोला जाएगा एलील्स। ओके, इनको क्या बोला जाएगा? इनको बोला जाएगा एलील्स। और एलील्स भी दो तरह के हो सकते हैं, एक तो डोमिनेंट एलील हो सकता है और एक क्या हो सकता है? रेसेसिव एलील। कैसे कैसे हो सकते हैं? एलील हो सकता है डोमिनेंट एंड रेसेसिव। डोमिनेंट एलील एंड रेसेसिव एलील एंड रेसेसिव एलील। डोमिनेंट एलील एंड रेसेसिव एलील, ये कुछ टर्म्स यूज होती हैं। जैसे मान के चलो कि हमारे पास ये वाला एलील है, डोमिनेंट एलील। ये क्या करेगा? ये दूसरे के इफेक्ट को क्या करेगा? रोक देगा। डोमिनेंट एलील सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ अदर एलील। ठीक, अदर एलील ऑफ सेम कैरेक्टर। वो सेम कैरेक्टर के दूसरे एलील का एक्सप्रेशन जो है उसको सप्रेस कर देता है। वो क्या होता है? वो होता है डोमिनेंट एलील। और ये जो है इसको लिखा जाता है एक्सप्रेस एज, एक्स को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? अपर केस लेटर। ठीक है, इसको अपर केस लेटर से एक्सप्रेस किया जाता है। और ये हिट्रोजाइगस कंडीशन में भी खुद को एक्सप्रेस कर सकता है। इट ऑल्सो एक्सप्रेस इटसेल्फ इन हिट्रोजाइगस कंडीशन। ठीक है, यहां मैं मेंशन कर देता हूं, एक्सप्रेस इन हिट्रोजाइगस कंडीशन। हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी ये खुद को एक्सप्रेस कर लेता है। ये क्या होता है? डोमिनेंट एलील। और रेसेसिव एलील क्या होता है? रेसेसिव एलील खुद को केवल तभी एक्सप्रेस कर पाता है जब वो होमोलोगस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जब वो, सॉरी, होमोलोगस, हाँ, होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होता है। अब होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस क्या होता है? होमो का मतलब सेम, और हेट्रो का मतलब, डिफरेंट। तो ये जो कैपिटल टी है ये होमोजाइगस है। और ये अगर ये स्मॉल टी भी है तो भी ये क्या है? तो भी ये होमोजाइगस है। और ये कैपिटल टी स्मॉल टी जो है वो क्या है? हेट्रोजाइगस। रेसेसिव एलील क्या होता है? ये खुद को एक्सप्रेस कब करता है? एक्सप्रेस इटसेल्फ ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। जब होमोजाइगस कंडीशन होगी तभी ये खुद को एक्सप्रेस कर पाता है। और इसको कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं लोअर केस लेटर, छोटी एबीसीडी बड़ी एबीसीडी। ठीक है, छोटी एबीसीडी बड़ी एबीसीडी। छोटे से लिखते हैं रेसेसिव एलील को और बड़ी एबीसीडी से लिखते हैं किसको? डोमिनेंट एलील को। तो ये हो गया डोमिनेंट एंड रेसेसिव। और साथ में दो टर्म्स और भी हो गई क्या? होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस।
होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। देखो होमोजाइगस जब एक जैसे एलील दोनों के दोनों परसेंट हो, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? होमोजाइगस। और हेट्रोजाइगस बोलते हैं, हेट्रोजाइगस किसको बोलते हैं? हेट्रोजाइगस बोलते हैं जब दोनों अलग अलग तरह के एलील्स प्रेजेंट हो, उस कंडीशन को हम हेट्रोजाइगस कंडीशन बोलते हैं। अब एलील हो गया, डोमिनेंट एलील हो गया, रेसेसिव एलील हो गया। एक और टर्म आती है वाइल्ड टाइप एलील। एक क्या होता है? वाइल्ड टाइप एलील। एक क्या होता है? वाइल्ड टाइप एलील भी होता है। और ये एलील क्या होता है? जैसे अगर हम बात करें तो ये एलील जो है ये मैक्सिमम इंडिविजुअल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। इट प्रेजेंट इन मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन के ज्यादातर इंडिविजुअल्स के अंदर वाइल्ड टाइप का एलील ही पाया जाता है। और इसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोटीन का प्रोडक्शन करता है। प्रॉपर अमाउंट एंड फंक्शनल, ठीक है। इट गिव राइज और इट प्रोड्यूस या इट एक्सप्रेस प्रॉपर अमाउंट, इट प्रोड्यूस प्रॉपर अमाउंट एंड फंक्शनल प्रोटीन। प्रॉपर अमाउंट एंड फंक्शनल प्रोटीन, एंड फंक्शनल प्रोटीन। ये प्रॉपर अमाउंट में फंक्शनल प्रोटीन जो है उसका प्रोडक्शन करता है। कौन सा वाला एलील? वाइल्ड टाइप एलील। एक और टर्म होती है जिसको क्या बोलते हैं? म्यूटेंट एलील। एक को क्या बोलते हैं? म्यूटेंट एलील। और ये एलील जो है इट प्रेजेंट इन लेस देन 1% इंडिविजुअल्स, लेस देन 1% इंडिविजुअल्स ऑफ ए पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन के 1% इंडिविजुअल से भी कम लोगों के अंदर ये म्यूटेंट एलील प्रेजेंट होता है। और म्यूटेंट एलील बनता कब है? जब वाइल्ड टाइप एलील के अंदर कोई म्यूटेशन आता है तब इसकी फॉर्मेशन होती है। कैसे बनता है? म्यूटेशन हो जाता है। म्यूटेशन इन द वाइल्ड टाइप ऑफ एलील। अगर वाइल्ड टाइप के एलील में म्यूटेशन हो जाती है तो बनता है म्यूटेंट एलील। और ये म्यूटेंट एलील जो है वो फंक्शनल प्रोटीन नहीं देता, या फिर अगर वो प्रोटीन दे रहा है तो वो प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन नहीं देगा। ठीक है, नाइदर फंक्शनल इनमें से कोई भी एक केस हो सकता है। या तो प्रोटीन नॉट इन प्रॉपर अमाउंट, या फिर प्रोटीन नॉट इन प्रॉपर अमाउंट, या तो प्रोटीन नॉट इन प्रॉपर अमाउंट, या फिर नॉन फंक्शनल प्रोटीन आती है यहां से, या फिर नॉन और नॉन फंक्शनल प्रोटीन, नॉन फंक्शनल प्रोटीन या फिर नॉन फंक्शनल प्रोटीन यहां से आती है। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं म्यूटेंट एलील। दैट इज नोन एज म्यूटेंट एलील। तो ये हो गई कुछ डेफिनेशन हमारे इसके लिए। अब आते हैं इसके बारे में, जेनेटिक्स के बारे में। जेनेटिक्स, तो जेनेटिक्स जो है वो ब्रॉडली 3 टर्म्स के अंदर डिवाइड की जाती है। वन इज क्लासिकल जेनेटिक्स, अनदर इज मोलिकुलर जेनेटिक्स, एंड नेक्स्ट वन इज द इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स।
क्लासिकल जेनेटिक्स, मोलिकुलर जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स। क्लासिकल जेनेटिक्स में हम मेनली मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ते हैं, और इसके अंदर मेनली क्लासिकल जेनेटिक्स में मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ते हैं, जीन इंट्रक्शन पढ़ते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स पढ़ते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ते हैं, क्रोमोसोमल एब्रेशन पढ़ते हैं। मोलिकुलर जेनेटिक्स में हम जो है वो क्या पढ़ते हैं, जेनेटिक्स एट मोलिकुलर लेवल, डीएनए, डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। और इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, जैसे अगर आपने हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल पढ़ा है, वो इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स का ही पार्ट है। पॉपुलेशन जेनेट, वो जैसे हमने पॉपुलेशन जेनेटिक्स पढ़ा था ना, कि जीन फ्रीक्वेंसी अगर हम लोग चेक कर रहे थे, जीन फ्रीक्वेंसी, ये जो है ये इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स का क्या है, पार्ट है इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स का। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, जो ये पार्ट लेने वाले हैं, कवर करने वाले हैं क्लासिकल जेनेटिक्स का। इसमें भी मेंडेलियन जेनेटिक्स हम पढ़ेंगे, जीन इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस पढ़ेंगे, सेक्स क्रोमोसोम पढ़ेंगे, सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ये सारी चीजें जो है वो पढ़ने वाले हैं। क्लासिकल जेनेटिक्स का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं, मेंडल से स्टार्ट करते हैं। मेंडल, मेंडल से स्टार्ट करते हैं। मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता था, बोला जाता है, हाँ नहीं, हाँ लेकिन अभी वो है नहीं। तो लेकिन फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है वो मेंडल को बोला जाता है। और क्या क्या है इनके बारे में, फादर ऑफ जेनेटिक्स, ये हम पहले भी मेंशन कर चुके हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए थे, और वो एक्सपेरिमेंट कैसे थे, प्लांट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इन्होंने क्या स्टार्ट किया था, प्लांट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए थे। और किस प्लांट पे इन्होंने जो अपना काम किया था, वो किया था गार्डन पी के ऊपर, गार्डन पी, जिसको बोला जाता है पाइजम सटाइवम, पाइजम सटाइवम। यूनिवर्सिटी ऑफ, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रून, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रून, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रूना, ये जो है ये यहां पे क्या थे, ये थे ऑस्ट्रियन मोंक थे, जो मेंडल थे। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रून के अंदर इन्होंने क्या किया था, इन्होंने वहां पे फिजिक्स एंड नेचुरल साइंस जो था वो पढ़ाया था। उसी टाइम पे वो गार्डन पी के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट करते थे। 1856 में इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए, और 1865 में इन्होंने क्या किया, अपना एक्सपेरिमेंट पब्लिश किया। एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था 1856 के अंदर, और 1865 के अंदर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट था जो वो पब्लिश किया था, ठीक है। और जर्नल का नाम था द प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल सोसाइटी ऑफ ब्रन, ठीक है। ये अलग अलग टर्म यूज की गई है। ओल्ड एनसीईआरटी में ये अलग टर्म यूज की गई है, न्यू एनसीईआरटी में ये अलग टर्म यूज की गई है, ब्रून या ब्रूना, इस तरह से। तो इसको जो है इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमने ये देखना है कि लगभग इन्होंने 10 साल तक अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे, और अपने एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स जो थे वो इन्होंने पब्लिश किए थे 1865 के अंदर। लेकिन 35 साल तक इनके एक्सपेरिमेंट्स को कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला था। तो हम कुछ चीजें देख लेते हैं, जो इन्होंने प्लांट जो था वो सेलेक्ट क्यों किया था, वाई ही सेलेक्ट पी प्लांट, वाई ही सेलेक्ट पी प्लांट।
पी प्लांट को ही अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इन्होंने क्यों सेलेक्ट किया था, सबसे पहला बात तो ये आता है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स में हम इसको मेंशन कर देते हैं। ये जो प्लांट है उसकी शॉर्ट लाइफ होती है, प्लांट की जो लाइफ होती है वो शॉर्ट लाइफ होती है, 1 सीजन की लाइफ होती है, 1 सीजन की लाइफ होती है। दूसरी बात, ये प्लांट जो है वो बाइसेक्सुअल प्लांट है, बाइसेक्सुअल प्लांट है, तो इसको सेल्फिंग या क्रॉस पोलिनेशन करवाना इजी है, इजी टू क्रॉस पोलिनेट। क्रॉस पोलिनेशन का मतलब ये होता है कि एक प्लांट के पोलन ग्रेन्स लेके दूसरे प्लांट्स के फीमेल पार्ट्स के ऊपर जो है वो डस्टिंग कर देना, दैट इज क्रॉस पोलिनेशन। बाइसेक्सुअल प्लांट है ये, इजी क्रॉस पोलिनेशन। और क्या है इसमें, क्लियर कट कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स, क्लियर कट कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स मतलब जो कैरेक्टर्स अलग अलग थे वो बिल्कुल डिफरेंशिएट थे, वो क्लियर कट थे। क्लियर कट कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स, बिल्कुल जो भी ट्रेड्स थे, जो भी कैरेक्टर्स थे उस प्लांट के अंदर वो क्लियर दिखते थे। और नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग जो था वो ये ज्यादा प्रोड्यूस करता था, लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, लार्ज नंबर ऑफ स्प्रिंग्स, लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। अब मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स या डिस्क्रीट कैरेक्टर्स चूज किए थे इस प्लांट के स्टडी के लिए, और या फिर हम बोल सकते हैं कि उसने 7 कैरेक्टर नोटिस किए थे या 7 कैरेक्टर्स के बारे में उसने देखा था। 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, ठीक है, 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थे। इनको मेंडेलियन ट्रेट्स भी बोला जाता है, इनको क्या बोला जाता है, मेंडेलियन ट्रेट्स, इनको मेंडेलियन ट्रेट्स भी बोला जाता है। जो 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स उन्होंने चूज किए थे, तो सबसे पहले देखते हैं, इसमें हम बात कर लेते हैं करेक्टर की, करेक्टर की, और ये देखते हैं डोमिनेंट ट्रेट कौन सा है और रेसेसिव ट्रेट कौन सा है। डोमिनेंट कौन सा है और रेसेसिव कौन सा है, क्योंकि कॉन्ट्रास्टिंग है ना। तो सबसे पहला जो ट्रेट था वो था स्टेम हाइट, स्टेम हाइट, और स्टेम हाइट में जो हाइट थी वो थी क्या, टोल एंड ड्वार्फ, टोल एंड ड्वार्फ। दूसरा जो करेक्टर था वो था फ्लोर कलर, फ्लावर कलर, और फ्लावर कलर में जो था वो था वॉयलेट एंड वाइट, वॉयलेट एंड वाइट। फ्लावर पोजीशन, फ्लावर पोजीशन, और फ्लावर पोजीशन में थी एक्सियल, एक्सियल एंड टर्मिनल, एक्सियल एंड टर्मिनल फ्लावर। या तो फ्लावर बिल्कुल टर्मिनस के ऊपर प्रेजेंट होगा या साइड की शाखाओं से इस तरह से फ्लावर निकला होगा, या फिर फ्लावर के ऊपर भी ब्रांचेज गई होंगी, उसको बोला जाता है एक्सियल। और नेक्स्ट पे क्या था, नेक्स्ट पे आता पोड कलर, उसके बाद आता है पोड शेप, फिर आता है सीड कलर, फिर क्या आता है सीड कलर, और फिर आता है शीड शेप, सीड शेप, सीड कलर एंड शीड शेप। पोड कलर में क्या था, पोड में या तो पोड का कलर था ग्रीन या पोड का कलर था येलो, या तो ग्रीन या येलो। पोड शेप
या तो इन्फ्लेटेड थी या कॉन्स्ट्रिक्टेड थी, इन्फ्लेटेड या कॉन्स्ट्रिक्टेड। सीड कलर येलो डोमिनेंट था और ग्रीन जो था वो रेसेसिव था। शीड शेप में था राउंड और रिंकल्ड। शीड शेप में क्या था? राउंड एंड रिंकल्ड। ये थे कुछ कैरेक्टर्स जो मेंडल ने क्लियर कट जो थे वो देखे थे। 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, इनको मेंडेलियन कैरेक्टर्स भी बोला जाता है। उन्होंने ड्यूरिंग अपनी जो भी स्टडी थी उस टाइम पे इन कैरेक्टर्स को कंसीडर करके अपनी स्टडी को वो आगे लेके गए थे। तो ये जो हमने लिखे ये है डोमिनेंट और रेसेसिव कैरेक्टर, कि कौन से डोमिनेंट थे और कौन से रेसेसिव कैरेक्टर थे। अब मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट हैं उनमें आते हैं सबसे पहले जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे उसमें सबसे पहले आता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो ये कुछ टर्म्स आएंगी, मोनोहाइब्रिड, डायहाइब्रिड, ट्रायहाइब्रिड, इस तरह से। अगर एक क्रॉस करवाया जाता है, ठीक है, अगर क्या करवाया जाता है, एक क्रॉस करवाया जाता है जिसमें एक कैरेक्टर को कंसीडर करके, सिर्फ एक कैरेक्टर को कंसीडर करके पूरा क्रॉस करवाया जाता है, या हम बोले कि पेरेंट्स के बीच में एक कैरेक्टर का डिफरेंस है और उनके बीच में क्रॉस करवाया जाता है, उस क्रॉस को बोला जाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो इसको बहुत ही अगर सिंपल में अगर हम लेके चले तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? ऐसा क्रॉस जिसमें केवल एक कैरेक्टर कंसीडर किया जाता है। कंसीडर ओनली वन कैरेक्टर, कंसीडर ओनली वन कैरेक्टर, इसमें केवल एक कैरेक्टर कंसीडर किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेंडेलियन जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था उसका एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जो कि क्या था? प्लांट हाइट का। सबसे पहले क्या किया उसने? प्लांट जो थे उसमें से 2 पेरेंट्स लिए, ठीक है, हम लिखेंगे P1 एंड P2, P1 एंड P2। P1 का मतलब पेरेंट 1 और P2 का मतलब पेरेंट 2। और अगर मान के चलो कि ये हमारे पास है मेल और ये हमारे पास है फीमेल। मेल फीमेल का मतलब ये है कि जो पोलन ग्रेन्स जिस प्लांट से लिए गए हैं उस प्लांट की हाइट कैसी थी उसको कंसीडर किया गया मेल प्लांट, और वो पोलन ग्रेन किसकी स्टिग्मा के ऊपर डस्टिंग की गई वो था फीमेल प्लांट। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, पोलन, ये आपने सब पढ़ा होगा। एक पेरेंट ये हो गया, दूसरा पेरेंट ये हो गया। इनकी फिनोटाइप की हम बात कर लेते हैं। फिनोटाइप, तो फिनोटाइप अगर आपको ना पता हो तो फिनोटाइप क्या होती है? एक टर्म होती है ना फिनोटाइप और एक टर्म होती है जीनोटाइप। मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर या मोर्फोलॉजिकल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल इज नोन एज फिनोटाइप एंड जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल इज नोन एज जीनोटाइप। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है टॉल और ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है ड्वार्फ। इनकी जीनोटाइप क्या है? इनकी जीनोटाइप जो है वो है कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये है इनकी जीनोटाइप। अब यहां से गैमीट बनेंगे। यहां से क्या बनेंगे? यहां से बनेंगे गैमीट। और गैमीट बनाने के लिए जो आपने देखा होगा, अगर वैशाली मैम की वीडियो देखी होगी तो वो क्या था, उसमें एक कॉन्सेप्ट वीडियो बनाई थी वैशाली मैम ने कि कितने गैमीट बनेंगे, इट डिपेंड्स ऑन द हेटेरोजाइगोसिटी। तो यहां हेटेरोजाइगोसिटी 0 है। हेटेरोजाइगोसिटी का मतलब अलग अलग तरह के गैमीट्स होना। तो हेटेरोजाइगोसिटी 0, 2 raised to power n, n इज इक्वल टू हेटेरोजाइगोसिटी। तो यहां पे 2 की पावर 0, तो यहां पे गैमिट बनेगा एक ही तरह का जो बनेगा कैपिटल टी, और यहां भी गैमिट बनेगा एक ही तरह का जो बनेगा स्मॉल टी।
तो ये क्या है, दीज आर द गैमीट्स, दीज आर द गैमेट्स। तो ये क्या हो गया, यहां तक तो पेरेंट जनरेशन का काम हो गया। अब इन गैमेट्स को क्या करवा दो, फ्यूज करवा दो इन गैमेट्स को। तो यहां से इंडिविजुअल हमारे पास आया कैपिटल टी और स्मॉल टी, और इस इंडिविजुअल का जो फिनोटाइप था वो कैसा था, इसका फिनोटाइप टाल था, और जो पहली जनरेशन आती है उसको लिखा जाता है F1 फर्स्ट फीलियल जनरेशन। उसको क्या लिखा जाता है, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। अब इसमें भी अब हम क्या करेंगे कि F1 की सेल्फिंग करवा देंगे, क्रॉस पोलिनेशन नहीं, F1 उगाए और उनकी खुद की सेल्फिंग करवा दी। ये टोल आए थे, अब हमने क्या किया कि एक इंडिविजुअल ये जो था, और इसके पोलिनेशन जो था किसने किया, इसी इंडिविजुअल ने, या इसी इनकी सेल्फिंग करवा दी, पोलन ग्रेन भी वहीं से ही, और क्या था, उसी प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर उसी प्लांट का पोलन ग्रेन जो था वो आ गया। तो ये हमारे पास हमने ये क्या करवाई, ये F1 की हमने सेल्फिंग करवा दी, F1 की क्या करवा दी, सेल्फिंग करवा दी। और सेल्फिंग करवाने के बाद हमें जो रिजल्ट मिलते हैं वो क्या है, चलिए देखते हैं उन रिजल्ट्स को कैसे बनाया जाता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बना देता हूं तो यहां से गैमेट्स क्या क्या आएंगे, यहां से दो तरह के गैमेट्स आ सकते हैं, या तो कैपिटल टी या स्मॉल टी, और यहां से भी कैसे दो तरह के गैमेट आ सकते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये क्या है, गैमेट्स, दीज आर गैमेट्स। यहां लिख दो इनको, ये मान के चलो अगर मैं इसको मेल गैमेट लिख रहा हूं, ये दो हो गए, तो इनको हम लिख देंगे यहां फीमेल गैमेट, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। ये इसके साथ भी क्रॉस कर सकता है और ये इसके साथ भी कंबाइन हो सकता है, वैसे ही ये इसके साथ और ये इसके साथ। तो हमारे पास F2 इंडिविजुअल्स आ गए, ये गैमेट्स थे, गैमेट्स आपस में क्या किए, गैमेट्स आपस में फ्यूज किए। तो ये जो हमारे पास आए कितना, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, एक और कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड हमारे पास एक और क्या आया, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। ये इंडिविजुअल्स जो थे ये कैसे कैसे थे, ये क्या था, ये भी टोल था, और ये दोनों भी क्या थे, टोल थे, और ये केवल ये ऐसा इंडिविजुअल था जो क्या था, ड्वार्फ था। ये कैसा था, ड्वार्फ था। तो हम इसका क्या लिखेंगे, जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो। तो जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो की बात करें तो जीनोटाइप कैसे कैसे तरह की हमें जीनोटाइप मिली, एक तो हमें ये मिली जीनोटाइप, दूसरी जीनोटाइप हमें ये मिली, और तीसरी जीनोटाइप हमें ये मिली। इसके कितने मिले, एक इंडिविजुअल, और इसके कितने मिले, दो इंडिविजुअल, और इसके कितने मिले, एक इंडिविजुअल। तो एक जो है वो किसका मिला, टी एंड टी का, और दो कितने मिले, कैपिटल टी और स्मॉल टी के, और तीसरा जो इंडिविजुअल हमें मिला जिसका नंबर था एक, वो मिला हमें किसका, स्मॉल टी और स्मॉल टी का। तो ये जो है ये हमारे पास क्या है, 1:2:1। दिस वन इज द जीनोटिपिक रेशियो, दिस वन इज द जीनोटिपिक रेशियो ऑफ ए मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। दिस वाज द जीनोटिपिक रेशियो ऑफ मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अगर फिनोटिपिक रेशियो की बात करें तो हमें एक टोल प्लस दो टोल, तीन मिले कैसे, टोल, और एक मिला कैसा, ड्वार्फ। तो 3:1 ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास जो आया है वो है जीन फिनोटिपिक रेशियो। दिस वन इज द फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो। तो यहां से क्या हमें एक लॉ मिलता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस से, जिसको नाम दिया गया है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है
कि जब गैमीट की फॉर्मेशन होती है तो जो अलग अलग एलील्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और गैमीट्स में इंडिपेंडेंटली चले जाते हैं। किसी भी गैमीट में कोई भी एलील प्रेजेंट हो सकता है। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेग्रीगेट हो जाते हैं ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में यही है। इंपॉर्टेंट चीजें अगर याद रखने की हैं तो जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है, फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है। एक चीज मैं और मेंशन कर देता हूं यहां पे, मेंडल ने केवल यही करेक्टर लेके ये एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। मेंडल ने सारे के सारे ट्रेट्स जो थे, ये जितने भी हमने देखे, इन सभी का मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो था वो किया था इन्होंने। और उसमें उसको उनको जो रिजल्ट्स मिले थे वो एग्जैक्ट 3:1 नहीं थे, वो 2.8:1, 2.9:1, 3.15:1, 3.19:1, इस तरह से उनको वो रेशियो मिला था। लेकिन हम उसको क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं 3:1। दिस इज मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें केवल एक कैरेक्टर कंसिडर करके उन्होंने स्टडी परफॉर्म की थी। अब एक और आता है जिसको बोला जाता है मेंडेलियन डाई हाइब्रिड क्रॉस। एक और क्या आता है, वो आता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। और ये जो मैंने चीजें कुछ बताई थी आपको, डोमिनेंट एंड रेसेसिव, ये टर्म, डोमिनेंट एंड रेसेसिव टर्म जो थी वो भी यहीं से ही आई है। मेंडल ने क्या कहा, मेंडल ने बोला कि देयर इज ए पेयर ऑफ फैक्टर्स फॉर ईच करेक्टर। हर करेक्टर के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं, एक पेयर ऑफ फैक्टर्स होते हैं। उन्होंने क्या बोला कि पेयर ऑफ फैक्टर, पेयर ऑफ फैक्टर फॉर ईच करेक्टर, फॉर ईच करेक्टर, फॉर ईच करेक्टर, ठीक है। देर इज ए पेयर ऑफ फैक्टर फॉर ईच करेक्टर, हर करेक्टर के लिए एक पेयर ऑफ फैक्टर होता है। और मेंडल ने उन फैक्टर्स को क्या बोला, ये जो फैक्टर्स जो थे जिसको मेंडल ने टर्म फैक्टर दिया था, आज के दिन उनको क्या बोलते हैं, आज के दिन उनको क्या बोलते हैं, जीन्स, ठीक है। और उस जीन की जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं उनको बोला जाता है एलील्स, उनको क्या बोला जाता है, एलील्स। तो उन्होंने बोला कि ये जो फैक्टर जो है, देयर इज ए पेयर ऑफ फैक्टर फॉर ईच कैरेक्टर, और उन्होंने बोला ये फैक्टर जो है गैमेट फॉर्मेशन के टाइम अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। इसको बोला जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दिस वन इज नोन एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं। मेंडल ने एक और, जैसे डाई हाइब्रिड क्रॉस की अगर बात करें तो इसमें सिंपल सी बात यह है कि इसमें दो कैरेक्टर कंसीडर की कर लिए जाएंगे, कंसिडरिंग टू कैरेक्टर्स, कंसिडरिंग टू कैरेक्टर्स, यहां दो कैरेक्टर्स कंसिडर कर लिए जाते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर। और इसके समझने के लिए, इसको समझने के लिए एक क्रॉस हम देखते हैं जो मेंडल ने परफॉर्म किया था। राउंड येलो सीड, ठीक है, राउंड येलो सीड अलोंग विद रिंकल्ड ग्रीन सीड। तो राउंड येलो में क्या थे, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, राउंड येलो। इसको क्रॉस करवाया किसके साथ, इसको क्रॉस करवा दिया रिंकल्ड और ग्रीन के साथ। ये क्या है, ये पेरेंट्स की क्या है, जीनोटाइप। ये पेरेंट्स की क्या है, जीनोटाइप, जीनोटाइप है ये पेरेंट्स की। और फिनोटाइप क्या है, फिनोटाइप एक तो ये हो गई राउंड येलो और दूसरी क्या हो गई रिंकल्ड ग्रीन। ये क्या है, ये है फिनोटाइप, फिनोटाइप,
जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। तो फिनोटाइप ये हो गई, जीनोटाइप ये हो गई जो हमने बता दी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं आप। अब यहां से क्या हुआ, यहां से बनेगा गैमीट। तो गैमीट कैसा बनेगा, 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर n। n का मतलब हेट्रोजाइगोसिटी। क्या यहां हेट्रोजाइगोसिटी है, यहां हेट्रोजाइगोसिटी नहीं है, सब एक जैसे हैं। यहां बनेगा एक ही तरह का गैमेट जो होगा कैपिटल आर एंड वाई। उसी तरह से यहां गैमेट बनेगा स्मॉल आर एंड वाई। ये क्या हो गए, दीज आर द गैमीट्स, दीज आर द गैमीट्स। और ये गैमीट्स जो थे ये वाले जो हैं ये हो गए गैमीट, और ये गैमीट ने फ्यूज किया तो हमें क्या मिला, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, ये हमें मिला। और ये इंडिविजुअल क्या है, दिस वन इज F1 इंडिविजुअल, और इसकी जो फिनोटाइप है वो है राउंड येलो। वो कैसी है, राउंड एंड येलो। ये राउंड येलो फिनोटाइप का इंडिविजुअल है। अब हम क्या करेंगे, अब हम कर देंगे सेल्फिंग। अब हम क्या कर देंगे, अब हम सेल्फिंग कर देंगे F1 इंडिविजुअल्स की। F1 इंडिविजुअल्स को सेल्फ फर्टिलाइज करवा देंगे। तो यहां से एक इंडिविजुअल कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये क्रॉस करेगा किसके साथ, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, इनके साथ वो क्या करेगा, क्रॉस करेगा। अब हमें ये देखना है कि यहां कितने कितने गैमेट्स जो है वो बनेंगे। तो गैमेट बनने के लिए उसका फॉर्मूला क्या है, 2 टू द पावर n, और n क्या है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी। यहां पे हेट्रोजाइगोसिटी का नंबर कितना है, एक हेट्रोजाइगस ये, दूसरा हेट्रोजाइगस पेयर ये, हेट्रोजाइगोसिटी 2, 2 टू द पावर 2 4। और गैमेट कैसे बनेंगे, जैसे मान लो एक तो हमारे पास ये क्या है कैपिटल आर, हमारे पास क्या है स्मॉल आर, हमारे पास क्या है कैपिटल आर और हमारे पास क्या है स्मॉल आर। अब इसका चांसेस क्या है 1/2 और इसका चांस क्या है 1/2। अब ये जाके किसके साथ फ्यूज हो सकता है, ये जाके फ्यूज हो सकता है कैपिटल वाई के साथ, और ये जाके फ्यूज हो सकता है स्मॉल वाई के साथ। इसका भी चांस है 1/2 और इसका भी चांस है 1/2। अब ये क्या है, ये स्मॉल आर है, ये भी जाके फ्यूज हो सकता है कैपिटल वाई के साथ, और ये जाके फ्यूज हो सकता है स्मॉल वाई के साथ। इसका भी चांस 1/2 और इसका भी चांस 1/2। तो गैमेट्स बनेंगे, वो गैमेट देखो क्या कौन कौन से गैमेट बनेंगे, यहां जो गैमेट बनेंगे वो बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, फ्रीक्वेंसी 1/4, कैपिटल आर स्मॉल वाई, फ्रीक्वेंसी 1/4, क्योंकि ये आपस में कंबाइन होके गैमेट बन रहे हैं कि ये आर जो है ये इसके साथ भी जा सकता है और ये आर इसके साथ भी जा सकता है। यहीं से ही मेंडल का लॉ आया था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट, कि जो फैक्टर्स हैं अलग अलग कैरेक्टर्स के वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली अलग अलग होते हैं, किसी का किसी से कोई लेना देना नहीं होता है, और वो रेंडमली किसी के साथ कंबाइन कर सकते हैं, जिससे क्या बनती है, जिससे नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं और जिससे वेरिएशंस आती हैं। और यहां से क्या बनेगा स्मॉल आर कैपिटल वाई, और यहां से स्मॉल आर और स्मॉल वाई, इसकी फ्रीक्वेंसी 1/4 और इसकी फ्रीक्वेंसी भी 1/4। तो गैमेट हमारे पास क्या बन गए, गैमेट हमारे पास बन गए 4, क्योंकि हेट्रोजाइगोसिटी जो है वो 2 हेट्रोजाइगोसिटी है, और गैमेट कितने बनेंगे, यहां पे गैमेट बनेंगे 4। तो चारों गैमेट्स जो थे वो किसी के भी साथ रेंडमली क्या कर सकते हैं, किसी के भी साथ वो रेंडमली फ्यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास जो इंडिविजुअल बनेंगे, जो हमें इंडिविजुअल्स मिलेंगे, वो हम देखते हैं कौन कौन से हमें इंडिविजुअल मिलेंगे। तो हम एक साइड में लिख देते हैं मेल गैमेट और एक साइड में लिख देते हैं फीमेल गैमेट। और गैमेट क्या है, कैपिटल आर कैपिटल वाई और कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई,
स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। इसी तरह से ये गैमेट आर वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। अब फ्यूज करेंगे ये आपस में, ये इसके साथ फ्यूज करेगा, ये फिर ये इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, क्योंकि चांसेस है कोई भी गैमेट है वो किसी भी गैमेट के साथ फ्यूज कर सकता है। जैसे मान के चलो अगर हम, ये हमारे पास एग है, ये एग है, तो इसके साथ ये वाला स्पर्म भी फ्यूज कर सकता है, ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी, कोई भी फ्यूज कर सकता है। अगर हम ह्यूमंस की बात करें और फीमेल्स के अंदर, इसमें प्लांट्स में बात करें तो पोलन ग्रेन्स, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। और इसी तरह से ये आर आर वाई एंड वाई, आर आर वाई एंड वाई, आर आर वाई एंड वाई। उसी तरह से आर आर वाई एंड वाई, आर आर वाई एंड वाई। ये बन सकते हैं कॉम्बिनेशन से, ये बन सकते हैं कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इसी तरह से स्मॉल आर, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। अब ये देखो आर आर वाई एंड वाई, आर आर वाई वाई, आर आर वाई एंड वाई, आर आर वाई एंड वाई। ये सारे कॉम्बिनेशंस जो है वो हमें यहां से मिल जाएंगे। और अगर इसमें हम देखेंगे, चेक करेंगे, ये होगा राउंड येलो, ठीक है, ये क्या होगा, ये होगा राउंड येलो, ये राउंड येलो, ये राउंड येलो और ये राउंड येलो। तो ये सारे के सारे कैसे होंगे, देखो हम लिख देते हैं राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो और राउंड येलो। यहां से भी ये राउंड येलो, फिर ये राउंड येलो, हमें ये भी मिलेगा राउंड येलो, ये भी राउंड येलो और यहां से ये राउंड येलो। ये हमें मिल गए राउंड येलो वाली फिनोटाइप के इंडिविजुअल्स। और देखो कौन से मिले, क्या क्या मिले, क्या क्या मिला है हमें। ये क्या है, ये है राउंड ग्रीन, ठीक है, ये क्या है राउंड ग्रीन, ये भी क्या है राउंड ग्रीन। और देखो राउंड ग्रीन को, ये क्या, ये भी हमारे पास क्या है राउंड ग्रीन, ये भी क्या है राउंड ग्रीन। और ये हमारे पास क्या है रिंकल्ड येलो, ये भी क्या है रिंकल्ड येलो और ये भी क्या है रिंकल्ड येलो। और ये हमारे पास है रिंकल्ड ग्रीन, इसको भी अलग कलर से दिखा देते हैं, ये हमारे पास है रिंकल्ड ग्रीन, दिस वन इज द रिंकल्ड ग्रीन। तो हमारे पास क्या कॉम्बिनेशन आ गए, हमारे पास आया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जो इंडिविजुअल्स हैं वो हमारे पास क्या आए राउंड और येलो, 9 आए राउंड येलो। और 3 आए हमारे पास क्या, 3 हमारे पास आए राउंड ग्रीन, 3 आए राउंड ग्रीन, 9 राउंड येलो, 3 राउंड ग्रीन और 3 ही हमारे पास क्या आए रिंकल्ड येलो, 3 आए रिंकल्ड, 3 आए रिंकल्ड येलो और एक हमारे पास क्या आए ये वाला रिंकल्ड ग्रीन, ये हमारे पास क्या आया रिंकल्ड ग्रीन। तो ये जो रेशियो हुआ जीनोटिपिक या फिनोटिपिक रेशियो, तो हमें डायहाइब्रिड क्रॉस में जो जीनोटिपिक रेशियो मिलता है वो रेशियो क्या होता है
जो जीनोटिपिक रेशियो है वो है 9:3:3:1। और ये मैं लिख चुका हूं कि कौन सा कितना इंडिविजुअल होता है। 9:3:3:1 ये है फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो ऑफ ए डायहाइब्रिड क्रॉस, फिनोटिपिक रेशियो है। और अगर इसके जीनोटिपिक रेशियो की बात करें, जीनोटिपिक रेशियो, तो इसके लिए मैं सिंपल सा आपको एक फॉर्मूला बताता हूं जीनोटिपिक रेशियो कैसे निकालेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस का। सिंपल डायहाइब्रिड क्रॉस का, उसमें 2 कैरेक्टर लिए गए हैं, इसमें एक कैरेक्टर है मोनोहाइब्रिड में, और मोनोहाइब्रिड का जीनोटिपिक रेशियो एक बार ध्यान से देख लो क्या है, 1:2:1। तो इसको क्या करो, 1:2:1 को मल्टीप्लाई कर दो 1:2:1, तो फिर क्या आता है देखो 1:2:1। इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 1:2:1। ये आपके अंडरस्टैंडिंग की बात है, आप कैसे समझते हो इसको। तो यहां जीनोटिपिक रेशियो क्या आएगा, पहले इस एक को इन सब से मल्टीप्लाई कर दो 1:2:1। अब इस 2 को इन सब से मल्टीप्लाई कर दो 2:4:2। अब ये बचा हुआ एक है, इसको इन सब से मल्टीप्लाई कर दो 1:2:1। तो ये जो हमारे पास आता है ये एक डायहाइब्रिड क्रॉस का क्या आता है, फिनोटिपिक रेशियो, सॉरी जीनोटिपिक रेशियो। ये हमारे पास क्या आता है, ये हमारे पास आता है जीनोटिपिक रेशियो ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस। एक डायहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो जो है वो हमारे पास ये आता है 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1। दिस वन इज द डायहाइब्रिड जीनोटिपिक रेशियो। तो यहां क्या था, डायहाइब्रिड जो क्रॉस है वहां पे हमने मेंडेलियन जेनेटिक्स का थोड़ा सा पार्ट देखा है, और इसके बारे में और क्या है डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में, यहां से एक लॉ मिला था जिसको बोला जाता लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। इसको क्या बोलते हैं, यहां से जो लॉ मिला था इसको बोला जाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट का मतलब यह है कि जो जीन्स थे अलग अलग कैरेक्टर्स के, उनका दूसरे कैरेक्टर से कोई लेना देना नहीं है। किस टाइम, जब वो अलग होते हैं एनाफेज के टाइम पे। इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट कि ये जो है कौन सा, येलो, जो हमने देखा ना राउंड एंड येलो शीड, राउंड इसकी शेप है, येलो इसका क्या है, कलर है। तो यहां से मेंडल बोलता है कि राउंड जो शेप है उसका येलो कलर के जीन्स से कोई लेना देना नहीं होता ड्यूरिंग देयर असोर्टमेंट, जब वो एक दूसरे से अलग होते हैं। इसका मतलब कोई भी किसी के साथ भी अलग हो सकता है, राउंड के साथ रिंकल वाला आ सकता है जीन, और रिंकल्ड के साथ येलो वाला जीन आ सकता है। इसका मतलब असोर्ट जब वो होते हैं तो इंडिपेंडेंटली असोर्ट होते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट, द जीन्स ऑफ ए कैरेक्टर assort independently to that of genes of other characters, to that of genes of other character। मतलब समझ आया यहां पे कि जो एक कैरेक्टर के जीन्स है उनका दूसरे कैरेक्टर के जीन्स के सेपरेशन से कोई लेना देना नहीं होता है, इसी को ही बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। लेकिन ये
जो चीजें हैं ये फॉलो नहीं होती है बहुत सारे केसेस में, जिनको हम देखेंगे। और किसी कैरेक्टर के लिए केवल 2 ही एलील नहीं होता है, इसको भी हम आगे देखेंगे किसमें, मल्टीपल एलील्स के अंदर। उसको क्या कहां देखेंगे, मल्टीपल एलील्स के अंदर। एक और चीज होता है जिसको बोला जाता है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस या फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यहां क्या हुआ, हमने मेंडेलियन जेनेटिक्स के पार्ट में ये पढ़ा कि एक जीन जो, एक एलील जो होता है, एक जीन जो होता है वो डोमिनेंट होता है दूसरे के ऊपर। अगर वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में है तो डोमिनेंट वाला अपना इफेक्ट शो करेगा, ना कि दूसरे का इफेक्ट शो होने देगा। इफेक्ट का मतलब एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का मतलब फिनोटाइप, एक्सप्रेशन का मतलब प्रोटीन, प्रोटीन का मतलब फिनोटाइप। तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंट भी इसको बोलो, यहां से हमें मिलता, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से हमें लॉ ऑफ डोमिनेंट भी मिलता है। पेयर ऑफ फैक्टर्स फॉर ईच कैरेक्टर, यहां से लॉ ऑफ डोमिनेंट भी मिलता है। ये पोस्टुलेट है। लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है इट इज ए पोस्टुलेट। आप इसको कंसिडर भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते। नहीं का मतलब ये नहीं है कि इसको मानना ही नहीं है कि एक डोमिनेंट होता है एक रेसेसिव होता है। लेकिन जो मेजर लॉ होते हैं जो हम देखते हैं उसमें क्या क्या है, एक तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट और एक आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो मेंडल ने दिए थे। बाकी जो सब है वो पोस्टुलेट्स है। एक डोमिनेंट एलील होता है, एक रेसेसिव एलील होता है। डोमिनेंट जो है वो रेसेसिव के एक्सप्रेशन को रोकता है, उसका एक्सप्रेशन नहीं होने देता है। चलिए आगे बात करते हैं। तो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे, इनके अलावा भी कुछ रिजल्ट्स जो है आते हैं। इसके अलावा भी कुछ रिजल्ट्स आते हैं और वो रिजल्ट्स हम देखेंगे किसमें, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। वो हम किस में देखेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर। देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस या फिर को डोमिनेंस, दो चीजें हैं हमारे पास, वो हम पढ़ते हैं। देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर कुछ एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि स्नैपड्रैगन फ्लावर, जैसे कि स्नैप ड्रैगन फ्लावर कलर, स्नैपड्रैगन फ्लावर कलर। और दूसरा एक वेरी वेल नोन एग्जाम्पल है मिरेबलिश जेलापा, जिसको 4 o'clock प्लांट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं 4 o'clock प्लांट। ठीक है, 4 o'clock प्लांट बोलते हैं। मिरेबलिश जेलापा, यह है 4 o'clock प्लांट। यहां क्या होता है, यहां फ्लावर्स होते हैं और फ्लावर्स का कलर क्या होता है, रेड कलर के फ्लावर होते हैं और वाइट कलर के फ्लावर होते हैं। रेड कलर के फ्लावर एंड वाइट कलर के फ्लावर, ये हो गए रेड कलर के फ्लावर और ये क्या हो गए, वाइट कलर के फ्लावर। यहां कंफ्यूज नहीं होना है। चलो मैं इसको थोड़ा सा और ठीक कर देता हूं, क्योंकि आप इसको राउंड समझोगे तो राउंड नहीं समझना है। मैं इसको बोल देता हूं ए और इसको लिख देता हूं स्मॉल ए एंड स्मॉल ए, स्मॉल ए एंड स्मॉल ए। ये जो कलर है या ये है फिनोटाइप की फ्लावर का कलर है। दिस वन इज द फिनोटाइप, फ्लावर का कलर। दिस इज द जीनोटाइप, दिस इज द जीनोटाइप। ये क्या है, ये जीनोटाइप है फ्लावर के कलर की। जो फ्लावर के कलर वाला इंडिविजुअल है, मान लो ये एक पेरेंट है हमारे पास, पेरेंट 1, और ये क्या है, पेरेंट 2। ये टर्म्स है, छोटी छोटी टर्म्स, इनको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। एक और चीज बीच में आती थी पुन्नेट स्क्वायर, जिसके बारे में मैंने आपको ज्यादा नहीं बताया है।
पुनेट स्क्वायर जो था वो नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग और उनकी फ्रीक्वेंसी काउंट करने के लिए आरसी पुनेट ने इस तरह का एक स्क्वायर बनाया था, उसी को ही बोलते हैं पुनेट स्क्वायर। नहीं देखेंगे उसको ज्यादा। जीनोटाइप ये हो गया, फिनोटाइप ये हो गया। यहां से क्या आया, गैमीट ए, और यहां से गैमीट क्या आएगा, स्मॉल ए। ये क्या है, ये है गैमीट। यहां से आया कैपिटल ए, यहां से आया स्मॉल ए। यहां क्या हो गया, इनका फर्टिलाइजेशन हो गया, इंडिविजुअल मिला हमें स्मॉल ए, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। ये क्या है, ये हमें मिला F1 स्मॉल ए एंड कैपिटल ए। और इसका जो कलर था, फ्लावर का कलर था, वो कैसा आया था, वो आया था पिंक। वो कैसा आया था, पिंक आया था। अब यहां ना तो कोई डोमिनेंट है, ना कोई रेसेसिव है, ना तो रेड कलर आ रहा है, ना व्हाइट आ रहा है। यहां क्या हुआ, यहां मेंडल की जो सारी की सारी चीजें थी वो क्या हो गई, धराशाही हो गई। तो फिर आगे क्या है, इसको फिर कैसे एक्सप्लेन किया जाए कि ये पिंक कलर आया तो आया कैसे। ये पिंक कलर आया तो आया कैसे। अब पिंक कलर कैसे आ सकता है, पिंक कलर कैसे आ सकता है। आप पेंटिंग कर रहे हो, थोड़े इसमें रेड कलर के अंदर अगर आप थोड़ा सा व्हाइट कलर मिक्स कर दोगे तो आपके पास कैसा कलर आ जाएगा, आपके पास कलर आ जाएगा पिंक। तो इसका मतलब ज्यादा क्या है, ज्यादा रेड कलर है, उसमें थोड़ा सा आप क्या ऐड कर रहे हो, व्हाइट कलर। जब आप पेंटिंग करते हो कलर आपको मिल जाता है कैसा, पिंक कलर। मतलब थोड़ा तो कुछ कर रहा है ये जो रेड वाला है ये कुछ कर रहा है कि ना तो इसका आ रहा है कुछ, ना इसका कुछ आ रहा है, दोनों का एक क्या आ रहा है, मिश्रण आ रहा है। मिश्रण भी नहीं हम इसको कंप्लीट बोल सकते, अल्टीमेटली हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये डोमिनेंस ही तो शो कर रहा है लेकिन पूर्ण तरह से डोमिनेंस ही शो नहीं कर रहा है। मतलब कि लाल कलर जो था वो बन तो रहा है, लाल प्रोडक्ट इसमें बन रहा है। जैसे मान लो हमारे पास ये इसका कुछ कॉन्स्टिट्यूशन है ये वाला, और इस तरह से यहां पे है कैपिटल ए, यहां है स्मॉल ए, यहां से स्मॉल अमाउंट ऑफ व्हाइट प्रीकर्सर आ रहा है, और यहां से ज्यादा अमाउंट, मॉडरेट जो है वो यहां से रेड कलर आ रहा है। मतलब रेड कलर थोड़ा ज्यादा आ रहा है और व्हाइट कलर थोड़ा कम आ रहा है, दोनों मिक्स होके बना दे रहा है पिंक। दोनों मिक्स होके क्या बना दे रहा है, पिंक। हम क्या बोलेंगे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस देयर इज इंटरेक्शन हम बोल सकते हैं, और हम ऐसा बोल सकते हैं कि देयर इज रिलेशन बिटवीन द एलील्स इन विच one allele does not completely dominates the other allele. One allele does not completely dominate the other allele. और यहां जो प्रोडक्ट बन के आता है वो एक पिंक प्रोडक्ट हमें मिला है। चलो अब आगे देखते हैं, हमें ये F1 तो मिल गया, अब F1 की क्या करेंगे, हम सेल्फिंग करेंगे। यहां लिख देते हैं F1 इंटू F1 सेल्फिंग, और इनके जो हमें गैमेट्स मिलेंगे वो मिलेगा कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए और स्मॉल ए, बनेगा ए ये और फिर ये। अब देखो यहां पे भी जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियो की बात करेंगे, ये कैसा होगा हमारे पास, ये होगा रेड, ये होगा पिंक, और ये कैसा होगा, ये भी होगा पिंक, और ये कैसा होगा, ये होगा व्हाइट, ये कैसा होगा, व्हाइट। और यहां हमें जो रेशियो मिलेगा इन दोनों के बीच का वो मिलने वाला है 1:2:1, और ये जो रेशियो है ये है जीनोटिपिक भी और फिनोटिपिक भी। जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक ये दोनों तरह का रेशियो जो है वो सेम रहता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर। दिस वन इज द एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये है इनकम्प्लीट
डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का ये क्या है, ये है एग्जाम्पल। मिरेबलिस जेलापा फोरोक्लोक प्लांट, फ्लावर कलर इन फोरोक्लोक प्लांट। समझ आया यहां से कुछ? एक इसी से ही मिलता जुलता एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसको क्या बोला जाता है, कोडोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बाद चलो आओ बात करते हैं कोडोमिनेंस की। कोडोमिनेंस की बात करते हैं तो देखो कोडोमिनेंस में क्या होता है। को डोमिनेंस, को का मतलब साथ में, डोमिनेंस का मतलब डोमिनेंसी। कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस के अंदर क्या होता है कि नाइदर एलील फॉलो द डोमिनेंट रेसेसिव रिलेशनशिप, इंस्टेड बोथ एलील शो देयर एक्सप्रेशन और बोथ एलील शो देयर इफेक्ट। तो कोडोमिनेंसी में क्या होता है, जो एलील्स होते हैं, जो एलील्स होते हैं वो डू नॉट फॉलो डोमिनेंट, they don't follow dominant recessive relationship, they don't follow dominant recessive relationship। डोमिनेंट रेसेसिव रिलेशनशिप जो है वो फॉलो नहीं करते हैं ये, कौन से वाले, कोडोमिनेंस वाले एलील। लेकिन लेकिन बोथ एक्सप्रेस और शो देयर इफेक्ट इक्वली, देयर इफेक्ट इक्वली, दोनों के दोनों अपना इफेक्ट जो है वो बराबर का शो करते हैं। इस तरह का जो रिलेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंस। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है ए बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप। जैसे ए बी ब्लड ग्रुप होता है उसके अंदर दो एलील्स होते हैं, एक एलील को बोला जाता है आई ए और दूसरे को बोला जाता है आई बी। एक को बोला जाता है आई ए और दूसरे को बोला जाता है आई बी। दो एलील हैं, दोनों अपना इफेक्ट शो कर रहे हैं और ब्लड ग्रुप निकल के आता है ए बी। ना तो वो ए ब्लड ग्रुप बोला जाता है ना बी बोला जाता है, लेकिन कंबाइनली क्या बोला जाता है, ए बी। तो ये एग्जाम्पल हो गया किसका, कोडोमिनेंस का। एग्जाम्पल किसका हो गया, कोडोमिनेंस का। एक और टर्म आती है मल्टीपल एलील, एक और टर्म क्या आती है, द टर्म इज मल्टीपल एलील। यहीं डिस्कस कर लेते हैं मल्टीपल एलील को भी। मल्टीपल एलील, मल्टीपल एलील। आप लोग शायद सोच रहे हो सर करवाए जा रहे हैं करवाए जा रहे हैं करवाए जा रहे हैं बिना ब्रेक के। तो अभी जो है वो टाइम आ चुका है कि आपको भी ब्रेक नहीं लेना है। बातें हम बाद में कर लेंगे, आप एग्जाम की प्रिपेयर अच्छे से करें। ये सारी जो बातें हमारे बीच की जो बातें हैं वो होती रहेंगी, लेकिन पहले ये जरूरी है सिलेबस जो है वो आपका कवर करवाना है, साथ में एमसीक्यूज भी करवाने हैं। तो इसलिए बातें जो हैं वो अवॉइड करेंगे, आप भी अवॉइड करो, हम भी अवॉइड करते हैं। बस पढ़ाई पे ध्यान दो, सिर्फ फोकस, फोकस करो क्या चल रहा है, फोकस करो क्या चल रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है। इतना टाइम नहीं बचा है आपके पास भी नहीं, हमारे पास भी नहीं। बातें करेंगे लेकिन पहले एक बार इसको कवर कर लेते हैं, फिर बातें करते रहेंगे। मल्टीपल एलील की बात करें तो मल्टीपल एलील्स क्या होते हैं, जैसे कि हम अभी तक क्या देखते आ रहे हैं कि एक कैरेक्टर के लिए केवल दो एलील्स होते हैं, एक डोमिनेंट होता है दूसरा रेसेसिव होता है। लेकिन कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनके मल्टीपल एलील होते हैं। इसका मतलब कि किसी ट्रेट के काफी सारे क्या होते हैं, काफी सारे एलील्स होते हैं। इसका एग्जाम्पल जो है सबसे बेस्ट है वो क्या है, ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग, ए बी ओ ब्लड
ग्रुप, ये जो है एबीओ ब्लड ग्रुप है, इसमें कुछ एलील्स होते हैं और यहां 3 एलील का पार्टिसिपेशन होता है। यहां क्या होता है? 3 एलील का पार्टिसिपेशन। एक तो होता है आई ए, एक क्या होता है? आई ए, एक होता है आई बी, और एक होता है, या तो इसको स्मॉल आई से लिख दो या कैपिटल आई लिख के उस पर 0 लगा दो। वो आपकी श्रद्धा के हिसाब से है, जैसे आपकी श्रद्धा वैसे लिख लो। आपको अच्छा लगे कि स्मॉल आई से लिखना है, स्मॉल आई से लिख लो, कैपिटल आई के ऊपर 0 लगाना है, वैसे लिख लो। इसका मतलब क्या है कि यहां क्या है अपने पास? यहां है 3 एलील। यहां क्या है? 3 एलील्स हैं। ये जो एलील है आई ए, ये आरबीसी के ऊपर एंटीजन जो है वो देता है ए एंटीजन। इसकी वजह से आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन आता है वो आता है ए एंटीजन, और इसकी वजह से जो एंटीजन आता है वो एंटीजन आता है आरबीसी के ऊपर, वो आता है बी एंटीजन। और आई ए जो है, ये जो आई ओ है, या तो इसको स्मॉल आई लिख दो या आई लगा के 0 लिख दो। हम आई लगा के 0 लिख देते हैं। ये जो है ये किसी भी एंटीजन को स्पेसिफाई नहीं करता। इट डोंट स्पेसिफाई, इट डोंट स्पेसिफाई एनी एंटीजन। ये किसी भी एंटीजन को स्पेसिफाई नहीं करता है ये वाला एलील। तो उस जिसके अंदर ये प्रेजेंट होगा उसमें कोई भी एंटीजन नहीं होगा। आरबीसी के ऊपर, सरफेस के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं होगा। और यहां कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकते हैं? कॉम्बिनेशन ये हो सकते हैं। चलो आओ देखते हैं। हम यहीं पे ही इसका हल कर लेते हैं कि जीनोटाइप कौन कौन सी होती है। जीनोटाइप, जीनोटाइप मतलब एलील्स का कॉम्बिनेशन क्या क्या होता है ह्यूमंस के अंदर, ब्लड ग्रुप कौन सा फिर वो बनता है, जीनोटाइप। और ये क्या है? फिनोटाइप। और उसके अंदर एंटीजन कौन सा होता है, उसके अंदर एंटीबॉडी कौन सी होती है। तो अगर हम बात करें तो एक कॉम्बिनेशन ये होता है कि आई ए हो सकता है और आई ए हो सकता है। दूसरा कॉम्बिनेशन ये हो सकता है आई ए के साथ आई नोट हो सकता है। ये ब्लड ग्रुप बनता है ए ब्लड ग्रुप। एक ब्लड ग्रुप क्या बनता है? ए ब्लड ग्रुप। और दूसरा क्या हो सकता है? आई बी हो सकता है, आई बी के साथ आई बी हो सकता है, आई बी, आई बी, आई बी के साथ आई नोट, ये ब्लड ग्रुप होगा बी ब्लड ग्रुप। और क्या हो सकता है? आई ए के साथ आई बी दोनों साथ में प्रेजेंट हो सकते हैं। आई ए के साथ आई बी जो है वो दोनों साथ में प्रेजेंट हो सकते हैं। आई नोट और आई नोट भी प्रेजेंट हो सकता है। आई नोट और आई नोट भी प्रेजेंट हो सकता है। ये ब्लड ग्रुप होगा ब्लड ग्रुप ए बी, और जो लास्ट वाला ब्लड ग्रुप होगा उसको बोला जाता है ब्लड ग्रुप ओ। तो इनके अंदर एंटीजन कौन सा होता है? इनके अंदर एंटीजन होता है ए एंटीजन, इसके अंदर होता है बी एंटीजन, इसके अंदर ए बी एंटीजन, और इसके अंदर नील, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है। क्योंकि आई नोट और आई नोट तो एंटीजन को स्पेसिफाई ही नहीं कर पाता है आरबीसी के ऊपर, तो इसमें कोई एंटीजन नहीं होता। अगर एंटीबॉडी की बात करें कि इस वाले इंडिविजुअल के अंदर कौन सी एंटीबॉडी होगी, इसका सिंपल सा ऑप्शन है, जो ब्लड ग्रुप होगा उसके अंदर उसके दूसरे अपोजिट वाली एंटीबॉडी होगी। लाइक जिसमें एंटीजन ए है तो इसमें एंटीबॉडी जो है वो होगी बी वाली एंटीबॉडी अगेंस्ट, या फिर हम बोलेंगे कि एंटी बी एंटीबॉडी, बी के अगेंस्ट, यहां होगी ए के अगेंस्ट, यहां एंटीबॉडी नील होंगी। आप एक बात समझ लो, जिसके अंदर जो एंटीजन प्रेजेंट होगा, जैसे कि ए एंटीजन प्रेजेंट है, तो उस इंडिविजुअल में एंटीबॉडी ए नहीं प्रेजेंट होगी, उसके अपोजिट वाली एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी।
और जिसमें दोनों एंटीजन प्रेजेंट है उसमें कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी, और जिसमें एक भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है उसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, बोथ ए के अगेंस्ट और बी के अगेंस्ट, बोथ ए के अगेंस्ट और बी के अगेंस्ट। ठीक है, ये हो गया एंटीजन और एंटीबॉडी। ये जो है ये ब्लड ग्रुपिंग जो है ये एग्जाम्पल दो चीजों का है, एक तो कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल यहां से हमें मिलता है, और दूसरा मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल भी हमें यहां से मिल जाता है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग से। तो यहां क्या है, देखो कितनी जीनोटाइप कितनी फिनोटाइप को कंट्रोल कर रही है, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 जीनोटाइप है, और फिनोटाइप कितनी है 1 2 3 4, 4 हमारे पास क्या है 4 फिनोटाइप है, 6 जीनोटाइप और 4 फिनोटाइप। अब कौन किसको ब्लड दे सकता है, क्या आप बता पाएंगे? जो ए है आई ए, इसको ब्लड कौन दे सकता है? इसमें एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट है? देखो एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट है, बी के अगेंस्ट इसमें एंटीबॉडी है, तो इसको बी वाला ब्लड ग्रुप नहीं दे सकता, और इसको ए बी भी नहीं दे सकता, इसको ये वाला दे सकता है, ओ वाला दे सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई एंटीजन ही प्रेजेंट नहीं है, तो एंटीबॉडी का क्या कर लेगी इसका? जब एंटीजन ही नहीं है तो एंटीबॉडी किसके साथ कंबाइन करेगी? उसी तरह से बी को कौन ब्लड दे सकता है? अगर बी को ए देगा, अगर बी को ए देगा तो उसके अंदर ए की आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए प्रेजेंट है, और ब्लड ग्रुप बी के अंदर एंटीबॉडी जो है वो हमेशा ए के अगेंस्ट प्रेजेंट है, तो ना तो ये दे सकता ना ये दे सकता, इसको ये और ये दे सकता। दिस वन इज द यूनिवर्सल डोनर और दिस वन इज द यूनिवर्सल एक्सेप्टर, इसमें किसी के अगेंस्ट एंटीबॉडी ही नहीं है, सब दे सकते हैं इसको ब्लड। एक और ब्लड ग्रुपिंग आती है जिसको बोला जाता है आर एच ब्लड ग्रुपिंग, उसकी बात भी हम यहीं कर लेते हैं। आर एच ब्लड ग्रुपिंग, देखो आर एच ब्लड ग्रुपिंग क्या होती है? आर एच ब्लड ग्रुपिंग, आर एच ब्लड ग्रुपिंग, आर एच ब्लड ग्रुपिंग को जो है वो आर एच इससे डिनोट किया जाता है, और ये होता है बेस्ड ऑन ए एंटीजन दैट इज नोन एज एंटीजन डी, एंटीजन डी। वैसे तो इसको 45 एंटीजन जो है वो कंट्रोल करते हैं आर एच फैक्टर को, लेकिन एंटीजन डी जो होता है दैट इज मेन एंटीजन या फिर प्रिंसिपल एंटीजन या फिर मेजर एंटीजन, जो क्या होता है एंटीजन डी। अगर आप ब्लड टेस्ट करवाने जाते हो तो आपका क्या किया जाता है? आपका एबीओ ब्लड ग्रुपिंग चेक किया जाता है, साथ में आपके क्या किया जाता है? आर एच ब्लड ग्रुपिंग भी टेस्ट की जाती है, एंटी डी से, एंटीजन डी बोला जाता है उसको। लैंडस्टेनर ने डिस्कवर किया था 1945 के आसपास, और आर एच जो नाम आया है वो नाम आया है रहीसस मंकी से, ठीक है, रहीसस मंकी से, मकाका रहीसस ऐसे इसको कुछ बोला जाता है। आर एच जो आया है नाम वो रहीसस मंकी से आया है, जिसके अंदर ये एंटीजन डी प्रेजेंट होगा, जिसके अंदर ये एंटीजन डी प्रेजेंट होगा उसको बोला जाएगा आर एच पॉजिटिव। एंटीजन डी प्रेजेंट का मतलब उसको बोला जाता है इंडिविजुअल को आर एच पॉजिटिव। अगर ये एंटीजन डी प्रेजेंट नहीं है, अगर ये एंटीजन डी जो है वो अब्सेंट है, तो उसको बोला जाता है आर एच नेगेटिव इंडिविजुअल। अगर अब्सेंट है तो आर एच नेगेटिव बोला जाता है। मेजर केसेस के अंदर क्या होता है? आर एच पॉजिटिव इंडिविजुअल होता है, मतलब ये वाले इंडिविजुअल्स हैं जो आर एच पॉजिटिव होते हैं उनका नंबर ज्यादा होता है, इनका नंबर क्या होता है? ज्यादा होता है। तो मैं एक चीज और बता दूं कि यहां पे 45 एंटीजन जो है वो प्रेजेंट होते हैं जो आर एच
के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं 45 एंटीजन, और इसमें से 45 एंटीजन। लेकिन मेजर एंटीजन कौन होता है? एंटीजन डी, और इसके अलावा कुछ एंटीजन और होते हैं जो क्या क्या होते हैं? कैपिटल सी, कैपिटल ई, स्मॉल ई, इस तरह से उनका नाम दिया गया है, लेकिन डी जो है वो मेजर एंटीजन है। तो आरएच ब्लड ग्रुपिंग के अंदर एक केस आता है जिसमें क्या होता है कि एक आरएच नेगेटिव मदर होती है, आरएच नेगेटिव मदर होती है, और अगर वो जन्म दे रही है किसको? आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले बच्चे को, तो उस केस में कुछ सावधानियां रखनी पड़ती हैं, उस केस में कुछ सावधानियां रखनी पड़ती है, क्योंकि आरएच नेगेटिव मदर है, आरएच नेगेटिव मदर है। तो काफी बार क्या होता है, नॉर्मली तो जो ब्लड है जब बर्थ होता है बेबी का, तो नॉर्मली ब्लड जो है वो कांटेक्ट में नहीं आता है मदर के ब्लड से, लेकिन काफी बार या चांसेस होते हैं कि आरएच नेगेटिव मदर जो है उसके ब्लड में जो बेबी था आरएच पॉजिटिव, उसका ब्लड कांटेक्ट में आ गया। तो ये क्या करेगी? इफ ए बेबी और ए डेवलपिंग बेबी हैविंग द ब्लड ग्रुप विच इज आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, और अगर ये आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप मदर के ब्लड के कांटेक्ट में आ गया, तो ये क्या करेगी? इट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट आरएच फैक्टर, आरएच फैक्टर के अगेंस्ट ही एंटीबॉडी वो बनानी शुरू कर देगी वो मदर। और बाई चांस जब दूसरा कंसीव है, जब वो दोबारा से प्रेग्नेंट है, और अगर उसके अंदर उसका जो बेबी है वो फिर से आरएच पॉजिटिव है, अगर उसका बेबी फिर से आरएच पॉजिटिव है, तो उस मदर के अंदर जो एंटीबॉडी बनी है वो प्लासेंटा के थ्रू पहुंच जाएगी कहां तक? बेबी तक। प्लासेंटा के थ्रू क्या करेंगे? ये एंटीबॉडी जो बनी है आरएच फैक्टर के अगेंस्ट, दे विल रीच टू द फीटस, और ये कंडीशन कब है? ये कंडीशन है ड्यूरिंग सेकेंड प्रेगनेंसी, ये एंटीबॉडी फीटस तक पहुंच जाएगी प्लासेंटा से होते हुए, और उसकी आरबीसी को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगी। ये उसकी आरबीसी को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगी, और वो जो बेबी होगा यहां पे, या जो फीटस होगा, दे विल डिस्ट्रॉय, इट विल स्टार्ट डिस्ट्रॉय द फीटस आरबीसी, फीटस आरबीसी को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगी। उस कंडीशन में क्या होता है? अगर बेबी का जन्म होता है तो उसको बोला जाता है अरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस, अरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस, ये इसको कंडीशन को बोलते हैं। काफी बार जो 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 फीटस होता है उसकी डेथ भी हो जाती है, और या फिर अगर बाय चांस उसका बर्थ हो गया तो वो क्या होता है? वो एनीमिक होता है, या फिर वो क्या होता है? एनीमिक होता है। कंडीशन को बोलते हैं अरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस। अब इसका निवारण कैसे करें? निवारण करने के लिए क्या किया जाता है? फीमेल को, ठीक है, इसका निवारण सुन लो क्या होता है। विद इन 72 आवर्स, विद इन 72 आवर्स, 72 घंटे के अंदर अंदर उस प्रेग्नेंट वुमेन को, या जिसने अभी पहली डिलीवरी की है, जिसने पहला आरएच पॉजिटिव बच्चा जो है वो डिलीवर किया है, उसको विद इन 72 आवर्स के अंदर कुछ एंटीबॉडी चढ़ाई जाती है, और वो एंटीबॉडी होती है किसके अगेंस्ट?
आर एंटीबॉडी अगेंस्ट आर एच फैक्टर एंटीबॉडी, ठीक है। इसको क्या दिया जाता है, उसको दिया जाता है एंटीबॉडी। और किसके अगेंस्ट, ये एंटीबॉडी दी जाती है आर एच फैक्टर के अगेंस्ट, एंटीबॉडी अगेंस्ट आर एच फैक्टर। कि अगर उसके ब्लड में कुछ थोड़ा बहुत आर एच फैक्टर या थोड़ी बहुत आरबीसी गई है तो उसको ये एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय कर दे पहले ही, ताकि मदर जो है, मदर का इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी ना बनाए। और इस एंटीबॉडी को बोला जाता है रोगम एंटीबॉडी, रोगम एंटीबॉडी। ये 72 आवर्स, विद इन 72 दिया जाता है, विद इन 72 आवर्स ऑफ फर्स्ट डिलीवरी, फर्स्ट डिलीवरी। और ये जो एंटीबॉडी होती है ये रोगम एंटीबॉडी होती है, और किसके अगेंस्ट होती है, आर एच फैक्टर के अगेंस्ट। सो दैट मदर इम्यून सिस्टम, so that mother immune system could not form antibody against RH एंटीजन, ताकि मदर जो है, मदर का इम्यून सिस्टम वो एंटीबॉडी ना बना ले। आई थिंक ये पार्ट आपको क्लियर है। एक बार इसको रिपीट कर देता हूं मैं। ये केस है जिसको अरिथ्रोब्लास्टोसिस फोइटलिस बोलते हैं। अगर आरएच नेगेटिव मदर है और जो फीटस है, डेवलपिंग फीटस, ये क्या है, डेवलपिंग फीटस। अगर डेवलपिंग फीटस जो है वो आरएच पॉजिटिव है और मदर आरएच नेगेटिव है, फीटस का ब्लड मदर के कांटेक्ट में आ गया जो कि आरएच पॉजिटिव था, मदर क्या करेगी, मदर एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगी। किसके अगेंस्ट, आरएच फैक्टर के अगेंस्ट। और बाई चांस अगर सेकंड बेबी जो है, सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम बेबी अगर आरएच पॉजिटिव हुआ तो ये एंटीबॉडी उसके प्लासेंटा से होते हुए फीटस तक चली जाएंगी, फीटस के ब्लड सर्कुलेशन तक। और यहां ये एंटीबॉडी क्या करेंगी, जो फीटस की आरबीसी है उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देंगी, फीटस की आरबीसी को। और उस कंडीशन में वो जो फिटस है, डेवलपिंग फिटस, वो कैसा होगा, वो होगा एनेमिक, वो होगा एनेमिक होगा। अगर सब कुछ ठीक रहा, नॉर्मल रहा तो, या फिर उसकी डेथ भी हो सकती है। कंडीशन को बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, ये इस कंडीशन को बोला जाता है। एक और चीज होती है क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, या क्वांटिटेटिव करेक्टर्स होते हैं कुछ, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर स्किन कलर का करेक्टर की अगर बात करें, ठीक है, एक एग्जांपल देके मैं समझा रहा हूं स्किन कलर का, जो कि एक क्वांटिटेटिव करेक्टर है, क्वांटिटेटिव करेक्टर। इसको सिर्फ समझने वाली चीज है, आपको बहुत ज्यादा देखने वो उसका जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा, बस एक ये अंडरस्टैंडिंग पार्ट है, आपको इजीली समझ आ जाएगा। जैसे स्किन कलर की बात करें, स्किन कलर, तो क्या स्किन कलर के अंदर कोई डिस्टिंक्शन होता है, इज देयर एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन स्किन कलर, कि कि दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, या तो बिल्कुल काले या बिल्कुल गोरे, या तो बिल्कुल डार्क टोन स्किन या फिर बिल्कुल फेयर टोन स्किन, क्या बिल्कुल ऐसे दो ही तरह के लोग होते हैं? नहीं, क्या होता है, एक लेवल शुरू होता है, एक लेवल शुरू होता है, फेयर से शुरू होता है, फेयर, कम फेयर, कम फेयर और कम फेयर, उसके बाद उसके बाद इंटरमीडिएट कलर, इंटरमीडिएट कलर के बाद डार्क शुरू हो गया, डार्क टोन, डार्क टोन, डार्क टोन और सबसे ज्यादा डार्क टोन। क्या होता है कि जैसे अगर आप फेयर एंड लवली पे देखते हो, जैसे आप फेयर एंड लवली पे देखते हो तो उस पर कुछ स्केल्स लिखे आते हैं, कि आजकल बहुत सारी क्रीम मार्केट के अंदर अवेलेबल है जिसपे कुछ स्केल्स लिखे आते हैं, तो आप स्केल को भी देखो, या फिर लड़कियां यूज करती है फाउंडेशंस, फाउंडेशंस के भी अलग अलग टोन होते हैं। इसका मतलब क्या,
क्योंकि हर स्किन के लिए वो प्रोडक्ट बनाया गया है, अलग अलग तरह की स्किन के लिए, तो प्रोडक्ट की डिमांड भी ज्यादा है। एक चीज यहां समझ लो, अगर ये बिल्कुल फेयर है तो इसका ग्राफ इस तरह से चलता है कि एक्सट्रीम जो है वो दोनों तरफ होती है, ये हो गया एक्सट्रीम, और ये यहां होती है इंटरमीडिएट फिनोटाइप, यहां से शुरू हुई बिल्कुल फेयर, और ये उनके नंबर्स की बात हो रही है, ठीक है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, इस तरह से, इस तरह से ये, और ये इंटरमीडिएट फिनोटाइप, और ये और ये क्या है, ये डार्केस्ट टोन है, दिस वन इज द डार्केस्ट टोन, दिस वन इज द फेयरेस्ट, और ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं इंटरमीडिएट, ये क्या है, इंटरमीडिएट, बहुत सारे इस, अब इंटरमीडिएट है, चलो देखो क्या होता है, मान के चलो कि हमारे पास एक बिल्कुल फेयर कलर और एक डार्क कलर टोन इंडिविजुअल है, स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड स्मॉल सी, और इस करेक्टर को कई सारे जीन का जो है वो क्या कर रहे हैं, कई सारे जीन जो है इस करेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, जीन 1 2 3, और दूसरा इंडिविजुअल है हमारे पास बिल्कुल डार्क, ये बात हो रही है मिलेनिन की, डार्क टोन किसकी वजह से आता है, मिलेनोसाइट्स के अंदर मिलेनिन प्रेजेंट होता है, उसकी प्रोडक्शन होती है, और वो मिलेनिन जो है वो देता है डार्क टोन, कैपिटल ए बी बी एंड सी सी, मान लो 3, और ये सारे के सारे जो हैं वो एडिटिव इफेक्ट देते हैं, एडिटिव का मतलब समझते हो, चलो अभी समझ आते हैं एडिटिव का मतलब क्या है, मान लो ये क्या है, ये फेयर, ये फेयर इंडिविजुअल है, और ये क्या है, डार्क इंडिविजुअल, अब ये फेयर इंडिविजुअल है, अब एक डार्क इंडिविजुअल है, अब मेरे को ये मत बोलना सर रेसिज्म कर रहे हो ब्लैक बोर्ड पे, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है, रेसिज्म नहीं है, स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी, और यहां कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी, भाई एक ही तरह का गैमेट बनेगा, क्योंकि इनमें हेट्रोजाइगोसिटी तो है नहीं, हेट्रोजाइगोसिटी नहीं है, एक ही तरह का क्या बना, गैमेट बना, अब मैं यहां लिखूंगा नहीं कि कौन सा गैमेट है और क्या जीनोटाइप है क्या फिनोटाइप है, आपको पता लगाना है, दिस वन इज द जीनोटाइप, दिस वन इज जीनोटाइप, दिस वन इज द फिनोटाइप। अब हमें क्या मिला, इंडिविजुअल ए बी बी एंड सी और सी, इसका स्किन टोन जो है वो इंटरमीडिएट स्किन टोन आया, इंटरमीडिएट, यहां जो स्किन टोन हमें मिला वो एक इंटरमीडिएट स्किन टोन हमें यहां मिला है, इंटरमीडिएट स्किन टोन हमें यहां मिला है, और अगर हम इसको कैपिटल ए और ए, बी बी एंड सी, सी और सी, अगर इसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें, ए बी बी सी एंड सी, अगर इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, ये हमें F1 इंडिविजुअल मिला, F1 की हम अगर हम सेल्फिंग तो नहीं होगी यहाँ पे, मतलब समझो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये और ये जो है वो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ गैमेट्स कौन से बनेंगे, हेट्रोजाइगोसिटी 1 2 और 3 सभी में हेट्रोजाइगोसिटी है, 2⁻3, 2 × 2 × 2 8, 8 तरह के यहाँ गैमेट बनेंगे, 8 तरह के गैमेट बनेंगे, 64 कॉम्बिनेशंस बनेंगे यहां पे, 8 तरह के गैमेट, 64 तरह के कॉम्बिनेशन, और इंडिविजुअल अगर ये हुआ तो ये क्या होगा, ये होगा डार्केस्ट, ठीक है, और अगर इंडिविजुअल ये हुआ तो थोड़ा सा कम, इंडिविजुअल अगर ये हुआ तो थोड़ा सा और कम, इसका मतलब सारे के सारे जीन जो है, जितना ज्यादा डोमिनेंसी उतना ही ज्यादा डार्क कलर,
जितने ज्यादा डोमिनेंट एलील्स यहाँ प्रेजेंट होंगे उतना ही ज्यादा डार्क कलर, जितने रेसेसिव होंगे उतना ही ज्यादा फेयर कलर यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे जो जीन्स होते हैं क्वांटिटेटिव के अंदर ये क्या करते हैं, एडिटिव इफेक्ट ऑफ जीन, यहाँ पे क्या होता है, एडिटिव इफेक्ट ऑफ जीन यहां शो होता है, एडिटिव इफेक्ट ऑफ जीन, ठीक, एडिटिव इफेक्ट ऑफ जीन। और यहां पे मोर देन वन जीन एड्स द स्किन कलर, अगर हम एग्जाम्पल में स्किन कलर की बात कर रहे हैं तो हम लिखेंगे मोर देन वन जीन एड द स्किन कलर, या एड ऑन बोल सकते हैं, एड ऑन द स्किन कलर। लेकिन अगर हम जनरल बात करेंगे इसकी क्वांटिटेटिव कैरेक्टर की, तो हम क्या बोलेंगे कि मोर देन वन जीन कंट्रोल ए फिनोटाइप, एक से ज्यादा जीन जो है वो एक फिनोटाइप को कंट्रोल करते हैं। और सभी जीन का क्या होता है, एडिटिव इफेक्ट होता है, जितनी ज्यादा डोमिनेंसी उतना ही एक एक्सट्रीम कैरेक्टर, और जितनी ज्यादा रेसेसिवनेस उतना ही ज्यादा दूसरी साइड का एक्सट्रीम कैरेक्टर, और इंटरमीडिएट का अमाउंट जो होता है वो मैक्सिमम होता है। यहां पे इंटरमीडिएट का जो अमाउंट होता है वो क्या होता है, वो होता है मैक्सिमम, वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो ये थोड़ा सा था जेनेटिक्स के बारे में, यहां तक हमने देख लिया है। स्टार्ट किया हमने मेंडेलियन जेनेटिक्स से, कुछ क्रॉस के बारे में हमने देखा, जो भी क्रॉसेस थे इन्वॉल्व यहाँ पे, मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड क्रॉस था उसके बारे में देखा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस थ्योरी और क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। उससे पहले एक ये आता है, क्या बोलते हैं, टॉपिक सेक्स डिटर्मिनेशन, तो थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेना चाहिए सेक्स डिटर्मिनेशन को। देखो आज के इसमें क्या क्या है ये देखते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, साथ में एक टॉपिक और एडिशनल करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जीन इंट्रैक्शन, और हम उसको कंटिन्यू रखेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। मोटिवेटेड रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, अभी मौका है आपके पास, अभी मौका कहीं नहीं गया है, तो आप मोटिवेटेड रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ाई करते रहिए और ठंड से बचे रहिए। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे सेक्स क्रोमोसोम्स के बारे में, सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में, इसके अलावा क्रोमोसोमल एब्रेशंस, म्यूटेशंस, और सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में हमने बोल दिया है। साथ में कुछ डिसऑर्डर्स देखेंगे, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स और मेंडेलियन डिसऑर्डर्स जो है वो हम देखने वाले हैं। आगे का पार्ट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स और क्रोमोसोमल एब्रेशंस से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं वहां से काफी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो कंटिन्यू रहिए आप, 3 लेक्चर में हम लोग इसको कवर कर देंगे, जेनेटिक्स को पूरा का पूरा जेनेटिक्स कवर करेंगे 3 लेक्चर के अंदर। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बचे रहिए सर्दी से, मोटिवेटेड रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।